नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को लेकर दावेदार विधायकों के बीच मचा घमासान थम नहीं पाया है। इस मुद्दे पर बैठकों के कई दौर चले लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया। कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, इस पर अब भी संशय बना हुआ है। वहीं बीजेपी में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के अचानक दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड में अटकलों का बाजार गर्म है। बीजेपी कांग्रेस में घमासान, उलझन में हाईकमान, हरीश प्रीतम में टकराव, पक्ष विपक्ष में कितना बदलाव। उत्तराखंड में सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कहां से चुनाव लड़ेंगे, इस पर बीजेपी आलाकमान लगातार मंथन कर रहा है। वहीं दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर कांग्रेस में आपसी सहमति नहीं बन पा रही और नौबत नए प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव तक पहुंच गई है। नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए कांग्रेस में बैठकों का कई दौर हो चुका है लेकिन मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा। हरीश और प्रीतम गुट में घमासान मचा हुआ है और दोनों अपने अपने गुट से नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस आलाकमान चाहता है कि किसी बीच के शख्स को जिम्मेदारी दी जाए जो कि दोनों गुटों के बीच सामंजस्य बिठा सके। देखिए, हम आगामी आम चुनाव में जाने वाले राज्य हैं। सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के बारे में वहाँ चर्चा नहीं हो रही, वहाँ कई और पहलुओं पर भी चर्चा हो रही है। कौन कौन से मुद्दे लेकर हम चुनाव में जाएंगे, हम किस तरह से उनका प्रदर्शन करेंगे, क्या क्या हमारे विषय रहेंगे और हमारे शायद प्रत्याशियों पर भी, विधानसभा प्रत्याशियों पर भी वहाँ गहन चिंतन हो रहा है। इस बारे में कांग्रेस के नेता भी कुछ कहने से बच रहे हैं और उन्हें हाईकमान के फैसले का इंतजार है। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पाने पर बीजेपी और आप कांग्रेस पर चुटकी ले रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस में संगठन नाम की चीज ही नहीं है और 10 विधायक निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी को नेतृत्व विहीन करार दे रहे हैं। 10 विधायक, 5 से ज्यादा दावेदार। हालात ये प्रदेश जो हरीश रावत जी हैं वो चाह रहे हैं प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बना दो तो सारे कांटे निपट जाएं। तो सब एक दूसरे को निपटाने पे लगे हैं और ये चाल चरित्र चेहरा कांग्रेस का जनता देख रही है कि जो 10 लोगों में निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो वो आगे क्या करेंगे। और हम तो कह रहे हैं कोई बात नहीं, 3 दिन तुम्हारी सिर फुटबॉल चली। अब राष्ट्रीय आलाकमान को कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी सौंपी है, वो भी निर्णय नहीं ले पा रहा। मार्च में निर्णय ले लें, 2022 में वैसे भी नेता प्रतिपक्ष मार्च में भी चुनना है उन्हें। देखिए, कांग्रेस आज उत्तराखंड में जनाधारहीन हो चुकी है, उनका हाईकमान जनाधारहीन हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस के हाईकमान को समझ में नहीं आ रहा कि किसको खुश करें, किसको नाराज़ करें। उनके पास आज नेतृत्व संकट हो गया है। ऐसे में एक छोटी सी बात पर उनकी राय इतने दिनों से नहीं बन पाना साफ है कि उनका जो आपसी मतभेद है, आपसी फूट है और जो उनकी महत्वाकांक्षा है वो सामने आ चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस को लेकर राज्य के राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। सीएम कहां से चुनाव लड़ेंगे और कब लड़ेंगे, ये सवाल तो खड़ा ही है, लेकिन कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव अभी तक न होना भी तमाम तरह के सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के पास उत्तराखंड में महज 10 विधायक हैं, लेकिन उनमें से भी नेता प्रतिपक्ष का न चुनना कांग्रेस की एक अंदरूनी कलह को उजागर करता दिख रहा है। सहयोगी सुदीप जैन और फैजान के साथ में फहीम तना, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। बीजेपी कांग्रेस में घमासान। जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, इस वक्त चुनावी साल में उत्तराखंड की ये दोनों सियासी पार्टियां अपने अपने अंदर की सियासत में उलझी हुई हैं और इस अंदर की सियासत की कहानी यह है कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर चुटकी ले रहा है, दूसरा पक्ष पहले पक्ष पर चुटकी ले रहा है। अपने तरफ की स्थिति को सब ऑल इज वेल बता रहे हैं, जबकि दूसरे पक्ष की तरफ की कई खामियों को उजागर भी कर रहे हैं। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नवीन ठाकुर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वेलकम नवीन जी आपका। इसके अलावा संजय भट्ट आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय भट्ट साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। और वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। थोड़ी देर में कांग्रेस से भी प्रतिनिधि मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आज जय सिंह रावत साहब आपसे ही शुरू करूंगा। सर, उत्तराखंड की सियासत को जब पिछले 2000 से मैं देखता हूं, 20-21 साल, तो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेट है और जब भी पॉलिटिकली बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेट है।
ऐसे तो ठंडी वादियों का आनंद लेने के लिए देश दुनिया से लोग पहुंचते हैं, लेकिन पॉलिटिकली भी अगर आप देखें तो एक गर्माहट यहाँ हमेशा बनी रहती है। इसके पीछे वजह क्या है, और वही गर्माहट आज बीजेपी कांग्रेस में नजर आ रही है? तो ये है कि यहाँ राजनीतिक रूप से जागरूकता ज्यादा है। दूसरी दिक्कत यहाँ पर है कि लोग एक नेता दूसरे को नेता मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये हमने देखा जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ तो उस वक्त भी नेता ही नेता उभर गए, तो फिर क्या हुआ, नेता पीछे छूट गई और आंदोलन आगे चला गया। यही स्थिति होती रही। आज भी ये देखिए ना, किसी भी पार्टी में किसी को ज्यादा खतरा थोड़ी है। तीरथ सिंह रावत को खतरा कांग्रेस से नहीं है या पार्टी से नहीं है, उनको खतरा आप मत अपने अंदर से खतरा है। हरीश रावत जी क्या हुआ, खतरा किससे हुआ, अपने अंदर से हुआ। 9 विधायक बाहर चले गई। वही खंडूरी जी के साथ क्या हुआ, वही स्वामी जी के साथ क्या हुआ, वही आपके विजय बहुना सबके साथ वही है। यहाँ एक दिक्कत यह है कि लोग नेता ज्यादा हैं और वो एक दूसरे को किसी भी पार्टी के नेता मानते नहीं है। तो एक कारण ये भी होता है। इसी वजह से आप देखिए ना, आपका हिमाचल प्रदेश में 50 साल में 5-6 सीएम हुए हैं। नवीन ठाकुर बिल्कुल मुख्यमंत्री हुए हैं। और यहाँ वो भी बड़ा बगल, ये भी बात आपने अच्छा जिक्र छेड़ा सर। आपने ये भी बड़ा बहुत बढ़िया जिक्र छेड़ा कि बगल में एक राज्य है जो तकरीबन 45-50 साल का हो गया। वहां पर देखिए ठाकुर रामलाल हो गया, उसका वीरभद्र सिंह हुए तो 6 टर्म तक वो रहे। बीच में बीजेपी की सरकार आई तो धूमल साहब हुए। धूमल साहब जब चुनाव हार गए, उनकी सरकार बनी, तब जयराम ठाकुर साहब की ताजपोशी हुई। पिछले 25-30 साल में वो 3 चेहरे नजर आते हैं। पहले तो वीरभद्र सिंह और बीजेपी की तरफ से आपको धूमल साहब। तो इसके तो ये स्थिति है दोनों राज्यों में, इतना परिवर्तन क्या, ये तो बड़े केस स्टडी है राजनीतिक विज्ञान के छात्रों के लिए। से पहले तो आप देखिए ना, शांता कुमार भी रहे, हाँ। आपका डॉक्टर परमार भी वहां पर है। कुल मिला के 6 हुए हैं अभी तक टोटल। हाँ। और यहाँ अभी चर्चा ये हो रही है कि मुख्यमंत्री जी पता नहीं आज गए कल गए, आज गए कल गए। अरे अभी तो 2-3 महीना हुआ है उनको शपथ लिए हुए। अभी पता नहीं है, पता नहीं रहेंगे या नहीं रहेंगे, उपचुनाव होंगे या नहीं होंगे, समस्या तो वो होगी। अब उपचुनाव आप ये देखिए कि अभी मई में निर्वाचन आयोग ने 3-4 विज्ञप्तियां जारी की हैं और डिफरमेंट किया, उनको सब स्थगित कर दिए। कहा कि ये महामारी का चक्कर है। 151 ये तो है ही है, लेकिन महामारी का बोला है कि अभी यहाँ तक कि चलिए उस पे हम आएंगे। बिल्कुल, मेरा मुख्य मुद्दा यही है सर कि आखिरकार ये स्थिति सिर्फ उत्तराखंड की एक पार्टी के साथ नहीं है। अभी तक तो 2 पार्टियां हैं, इन दोनों पार्टियों के साथ है। नवीन ठाकुर साहब, 2000 में 3 स्टेट बनते हैं 5-6 दिन के अंतराल में। छत्तीसगढ़ का उदाहरण देखिए। छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह लगातार 12-13 टर्म रहते हैं, फिर वहां सत्ता बदलती है। झारखंड में भी कमोबेश स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, बट कंपैरेटिवली उत्तराखंड से बेहतर स्थिति वहां पर है। आखिरकार उत्तराखंड में जो जयसिंह रावत साहब कह रहे हैं कि एक जो नेता होता है उसको दूसरे लोग नेता मानने को तैयार क्यों नहीं होते? इस विषय में आदरणीय जयसिंह रावत जी ने बहुत विस्तार से बताया और मैं ज्यादा इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, ना कर सकता हूं। मैं अपने संगठन की कोई बात हो तो उसको रख सकता हूं, लेकिन यहाँ पे बार बार मुख्यमंत्री बदलना, इस विषय में तो आदरणीय जयसिंह रावत जी ने बहुत विस्तार से बताई दिया। हिमाचल का उदाहरण दिया, वहाँ पे जो है वीरभद्र जी 6 बार रहे, धूमल जी 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे और इस बार के चुनाव में आते तो 15 वर्ष तक हो जाते। लेकिन उत्तराखंड में ये वाकई रहा, दोनों संगठन की तरफ से रहा कि एक स्थिरता, राजनीतिक स्थिरता उत्तराखंड में नहीं रही और इस कारण जो है हिमाचल से जो मुकाबला होना चाहिए था विकास का, उसमें कहीं पिछड़ गए। ये अपने आप में दोनों संगठनों के लिए वैसे सही नहीं है, लेकिन इस पे ज्यादा टिप्पणी मैं चूंकि भाजपा प्रवक्ता ठीक है, मैं सर आपको धर्म संकट में नहीं डालूंगा। मैं जितनी बातें थी, ज्यादातर बातें मैं आज जयसिंह रावत साहब से निकलवाऊंगा, मैं खुद बोलूंगा और आम आदमी पार्टी जो अपनी जमीन तलाश रही उनसे बोलवाऊंगा, आपसे भी नहीं बोलवाऊंगा और कांग्रेस के जो नेता जोड़ेंगे उनसे भी नहीं बोलवाऊंगा। भट्ट साहब, ये जो स्थिति बनी है आप लोगों के लिए एक अवसर तो यही स्थिति ऐसी स्थिति ने पैदा किया है। आम आदमी पार्टी जो स्थिति को देख रही है, आप भी इसी स्थिति को जनता के सामने लाकर वोट की अपील कर रहे हैं।
स्थिति जो बनी है वो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंडियत के लिए खराब है, क्योंकि इतने छोटे से समय में जब सिर्फ 4 मुख्यमंत्री होना चाहिए वो 11-12 मुख्यमंत्री होने को तैयार हैं, तो ये स्थिति तो हमारे उत्तराखंड के लिए खराब ही कही जाएगी, क्योंकि हम भी तो एक उत्तराखंडी हैं, उत्तराखंड के ही हैं। हम तो चाहेंगे कि उत्तराखंड में जिसकी भी सरकार है और प्रचंड बहुमत की सरकार आने के बाद भी अगर मुख्यमंत्री 5 साल नहीं चल पाते तो ये फेलियर है भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि पिछले वाले जो सीएम थे वो 0 वर्क सीएम है और ये जो सीएम अब बनाए इन्होंने ये 0 विजन सीएम है। न इनका कुछ विजन है ना उनका कुछ वर्क था, तो इसलिए इन्हें बार बार इतने हेलो, हाँ बोलिए जी। कल इतने कार्यक्रम थे इनके, लेकिन अचानक इनका ऊपर से बुलावा आ गया। महालक्ष्मी योजना इन्होंने जारी करनी थी, दूसरे कार्यक्रम थे, वो सब छोड़ के तुरंत यहाँ से इन्हें दिल्ली रवाना होना पड़ा मुख्यमंत्री जी को। और मुख्यमंत्री जी को देखिए ना, पूरे दिन वहाँ वो बैठे रहे और देर रात जाकर कहीं उनसे अध्यक्ष नड्डा जी मिले हैं, यानी उनको वेटिंग करवाया गया। इतना वेटिंग तो कोई मुख्यमंत्री उत्तराखंड का नहीं करवाता। ठीक है, मेरे साथ इस वक्त किशोर उपाध्याय जो हैं जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। फोन लाइन पर किशोर जी हमारे साथ जुड़े हैं। किशोर उपाध्याय साहब, कांग्रेस पार्टी में क्या चल रहा है? दिल्ली में 3-4 दिनों से क्या चीजें चल रही हैं? क्यों नेता प्रतिपक्ष चुनने में इतनी देरी हो रही है? हमारे विद्वान साथी जुड़े हुए हैं, मैं उन सबको मेरा अभिवादन आप जरूर दे दें। बिल्कुल सब सुन रहे हैं आपको सर। और दिल्ली में क्या चल रहा है, मेरा उससे ज्यादा इस समय जो ध्यान है वो राज्य की जो स्थिति बन गई है कोविड-19 से, महंगाई से और बेरोजगारी से, और जिस तरह से राज्य को हौच पौच में डाल दिया है जो 57 की बहुत ही ब्रूट बहुमत की सरकार है और दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार है केंद्र में। मेरा ज्यादा ध्यान एक अदना सा आंदोलनकारी होने के नाते, जिसने इस राज्य को बनाने के आंदोलन की शुरुआत में एक गिलहरी जैसी भूमिका निभाई है, इस समय मेरा ध्यान उस पर है। क्योंकि पार्टियां आती हैं जाती हैं, राज्य रहेगा तो जो है सारी चीजें हो जाएंगी, यहाँ के लोग रहेंगे जिंदा तो सारी चीजें हो जाएंगी। दिल्ली में जो लोग हैं जिनके हाथ में इस समय चीजें हैं, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, हमारे वहाँ पर CWC के मेंबर और जनरल सेक्रेटरी हैं, वो सब लोग उस चीज को देख रहे होंगे। जो भी कांग्रेस के लिए और राज्य के लिए ठीक होगा वो करेंगे। मेरा उसमें कोई इतना ज्यादा जो है ध्यान भी नहीं है और इंटरेस्ट भी नहीं। किशोर उपाध्याय साहब, आप क्योंकि आप भले अपने आप को गिलहरी कहिए, लेकिन आप उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हैं, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। मैं आपसे, क्योंकि आपकी जो भी मीटिंग चल रही हैं, हर चीज़ में आपकी बातें सुनी जाती होंगी, आपकी राय भी ली जाती होंगी। क्या उत्तराखंड में इस बात को, कांग्रेस पार्टी में इस बात को लेकर झगड़ा चल रहा है कि चेहरा किसको बनाया जाए? क्या प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर कोई बात हो रही है? देखिए, मैं कभी भी किसी पद के पीछे नहीं भागा हूँ। मैं मित्र, मुझे तो 85 में राजीव जी ने कहा कि तुम गौरीगंज से चुनाव लड़ लो, मेरी वो प्राथमिकताएं नहीं थी। मुझे कई बार पार्टी ने अवसर दिया, मैं हर बार मना करता रहा, वो अलग बात है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि मैंने यहाँ की जो स्थिति है और कैसे उसको ठीक किया जा सकता है, मुझसे पूछा गया तो अपनी बात मैंने हाईकमान से लेकर के और कांग्रेस अध्यक्ष जी तक पहुंचा दी है। बाकी वहां पर क्या मंथन हो रहा है, क्या निर्णय हो रहा है, उसमें मैं ये नहीं कहता कि मैं उसमें कोई बिल्कुल ही रुचि नहीं है। लेकिन मेरा ज्यादा ध्यान इस समय राज्य में जो राजनीतिक स्थिति पैदा हो गई है उस पर है, और इसीलिए मैंने कल जो है श्री राज्यपाल जी को चिट्ठी लिखी। मैंने कहा वो बाबा साहब अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है और आप उसकी यहाँ पर संरक्षक हैं, रक्षक हैं, उस भावना और आत्मा की, उस संविधान की रक्षा करिए। इस तरह की, ठीक है किशोर उपाध्याय साहब, ठीक है, इस तरह की स्थिति जब से भारत आजाद हुआ कहीं इस तरह की स्थिति पैदा ही नहीं हुई जो इस राज्य में पैदा कर दी गई है।
जिस धरती ने माँ गंगा यमुना पैदा की उस धरती ठीक है। इसी चीज को लेकर सर आप थोड़ा देरी से जुड़े, इसी चीज को लेकर मैं और जो वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं जय सिंह रावत, हम दोनों इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे, क्योंकि जो सियासी दल के लोग हैं वो इस मामले पर खुलकर नहीं बोलते हैं। आपने बहुत हद तक बोला है। फिलहाल के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। नवीन ठाकुर साहब, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो स्थिति स्पष्ट हो गई। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आखिरकार इस पूरी स्थिति के लिए जो चल रहा है आपकी पार्टी में, क्योंकि आपकी पार्टी में भी चीजें अभी बहुत बेहतर नहीं है, क्या आपकी पार्टी में ऑल इज वेल है? किसी तरीके की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम अंदर खाने नहीं चल रही है? देखिए, हमारे संगठन में कोई किसी तरह की जो है अंदर खाने की कोई दिक्कत नहीं है और मंथन शिविर में सब चीजों पर बहुत गहराई से मंथन हुआ। एक एक बिंदु पर जो है शीर्ष नेतृत्व के साथ प्रदेश के नेतृत्व ने विचार विमर्श किया। चुनाव को लेकर भी विचार विमर्श हुआ, 2022 को लेकर भी विचार विमर्श हुआ और यहाँ तक कि 2012 से 17 के बीच में कांग्रेस के कितने घोटाले हुए और उन पर हम क्या क्या कार्रवाई कर सके उस पर भी विचार विमर्श हुआ। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री जी जहां से भी केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होगा चुनाव लड़ेंगे और जिस प्रकार हम 4.5 वर्षों में लगातार सारे चुनाव जीते हैं, चाहे उपचुनाव हो, चाहे जो है लोकसभा के चुनाव हो, चाहे जो है पंचायतों के चुनाव हो, उत्तराखंड की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, अपना जो है बहुमत दिया। उसी प्रकार जो है नहीं, यहाँ तो बात नवीन ठाकुर साहब, यहाँ तो ये बात चल रही है कि 10 सितंबर के करीब TSR 2 रहेंगे या नहीं रहेंगे। कुछ लोग तो ये भी बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये अभी तकनीकी मामला थोड़ा है और विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है, लेकिन मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जिस प्रकार अभी वाइस कुरैशी जी ने भी कहा था, जो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रहे, कि चुनाव कराया जा सकता है तो चुनाव होगा और मुख्यमंत्री जी जो है चुनाव लड़ेंगे। अगर चुनाव होगा तब न सर, अगर चुनाव नहीं हुए तो फिर क्या होगा? ये तो बड़ा सवाल है। नहीं, चुनाव होंगे और उसकी जो है पूरी तैयारी की जा रही है। मैंने कहा कि विधि विशेषज्ञों से भी राय ली जा रही है और चुनाव होंगे, निश्चित तौर पर चुनाव नहीं सर, दिक्कत यह है कि चुनाव होंगे तो सिर्फ उत्तराखंड में, गंगोत्री में चुनाव नहीं होंगे, देश के और भी हिस्से हैं वहां भी चुनाव होने हैं। तो चुनाव आयोग किसी एक जगह के लिए तो नहीं बात करेगा, क्योंकि चलिए वक्त कम है तो इसको मैं बहुत ज्यादा भी नहीं खोलूंगा। संजय भट्ट साहब, इस पूरे जो सिनेरियो बीजेपी कांग्रेस की चल रही है, आपकी पार्टी के लिए तो एक अच्छा स्थिति यही होगा कि ये दोनों पार्टियां आपस में जितनी लड़ेंगी, आपस में जितना इनमें टकराव होगा, वो ज्यादा खाद पानी आपकी पार्टी को डालेगा। हेलो, हाँ भट्ट साहब, आवाज आ रही है? हेलो, जी जी, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है संजय भट्ट साहब। चलिए, जय सिंह, लगता है मेरी आवाज संजय भट्ट तक नहीं जा रही है। जय सिंह रावत भी मेरे साथ जुड़े हैं। सर, 1 मिनट आपके पास है, आप प्लीज थोड़ा संक्षेप में समझाइए कि दोनों पार्टियां तो परेशान हैं, भले कोई प्रवक्ता या कोई नेता सामने से ना बोले, ये गंगा की तरह ऊपर से बड़ा निर्मल स्वच्छ साफ नजर आ रहा है, लेकिन नीचे हलचल है। आम आदमी पार्टी का इस पूरे सिनेरियो में क्या भविष्य देखते हैं सर आप? देखिए, राजनीति में जहां तक आम आदमी पार्टी के सवाल है, राजनीति में मिराकल होते रहते हैं, कुछ भी हो सकता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से किसने इतनी अपेक्षा नहीं की थी कि पिछली बार 67 सीट 3 सीट कम रह जाए, उसके बाद एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी क्या कहते हैं उनको 62-63 दूसरी बार मिल जाए। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में वो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो जो यहाँ का माइंडसेट है, जो यहाँ का फिलहाल राजनीतिक मिजाज है, वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही ज्यादा है। लेकिन नहीं सर, वही 2 दलीय वाली बात है ना। अगर होता तो 20 साल में तीसरा, कई दलों ने कोशिश की, वो अपने आप को एस्टेब्लिश नहीं कर पाए। कई दलों ने की, कई जैसे ये अपने मुन्ना सिंह चौहान थे, उन लोगों ने किया, पंत साहब थे, बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कोशिश की। यूकेडी तीसरी फोर्स बनने की कोशिश हुई, तो पहले 4 थे, 3 हुए, 1 हुए, अब गायब हो गए। अब देखें इस बार नहीं, इसके अलावा सर देखिए, सपा बसपा जैसे दलों ने भी कोशिश की थी शुरुआत में, जब अलग राज्य बना। बहुजन समाज पार्टी के 8 विधायक पहले आए, फिर 7 हुए, 6 हुए, फिर 3 हुए, वो भी गायब हो गए। तो वो स्थिति है कि फिर वो 2 पार्टी सिस्टम में आ रहा है। लेकिन आगे भी 2 पार्टी सिस्टम होगा या किसी की संभावना ये कहना, क्योंकि राजनीति में मिराकल होते रहते हैं। लेकिन बहरहाल अभी जो चर्चा आप कर रहे हैं कि
तीरथ सिंह जी आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे, क्योंकि आज एक डेवलपमेंट और हुआ। हाँ। पिछली जो आपके त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार या कहाँ से आए थे, यहीं पर रिस्पना पुल है। रिस्पना पुल में उनका भारी स्वागत किया गया। अब वो क्या है, ये कोइंसिडेंस है। एक तो उनको अचानक मुख्यमंत्री जी को दिल्ली बुलाया गया है, दूसरा ये है क्योंकि मामला पेचीदा है निश्चित रूप से। ये जो गेंद है इलेक्शन कमीशन के पाले में है, और इलेक्शन कमीशन भारत सरकार के हाथ से चलता है कमीशन। लेकिन आप मई में देखिए 3 विज्ञप्तियां इलेक्शन कमीशन ने जारी की। एक तो 5 मई को किया था, 5 मई को कहा 5 मई को कहा कि अब हमको 8 विधानसभा और क्या कहते हैं 3 संसदीय सीट है, उनपे हम डिफर कर रहे हैं क्योंकि पेंडेमिक की वजह से हम नहीं करेंगे। उस 5 मई को उत्तराखंड की जो गंगोत्री सीट खाली होने की सूचना उनके पास नहीं थी। ये समझिए कि यहाँ की जो रिमाइंडर ऑफ द टर्म है वो तो मई में जाएगा अगली बार तक, इसका तो जो कि 1 साल से बहुत कम होगा। दूसरी बात 13 मई को इन्होंने किया, 13 मई को आंध्र और कर्नाटक में विधान परिषद के चुनाव थे, उनको भी डिफर कर दिया पेंडेमिक की वजह से। फिर आपका 28 मई को हुआ, 28 मई को केरल के राज्यसभा का एक सीट थी के मणि की, उसके इस्तीफे से उसको भी कहा कि हम फिलहाल इसमें भी चुनाव नहीं करें क्योंकि पेंडेमिक की वजह से है। और धारा 151 का भी उन्होंने प्रोविजन दिया है। एक और खास बात देखने वाली जिसको बार बार अभी उठ रहा है, मैंने कई बार उठाया, मेरे कई आर्टिकल छप गए हैं, वो ये था कि 151A में लिखा हुआ जो रिमाइंडर ऑफ द टर्म है, जिसका जो खाली करता है उसका शेष पदावधि कितने 1 साल से ज्यादा है तभी बाई इलेक्शन हो सकते हैं, ये प्रोविजन है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की आप विज्ञप्ति देखेंगे उसमें मैंडेटरी नहीं लिखा हुआ, उसमें कहा है अपेक्षित है। अपेक्षित है का मतलब आपसे अपेक्षा की गई, आप करें या न करें। वैसे भी ऐसा लगता है अभी तक। चलिए सर, बड़ी तकनीकी चीजें इसमें हैं और इन तकनीकी पहलुओं के बीच में आम आदमी पार्टी अपनी राह तलाश रही है। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे से टक्कर लें उससे पहले अंदर खाने ही इनमें टकराव चल रहा है, और देखते हैं कि दोनों तरफ से कौन कौन से महारथी उभर कर सामने आते हैं जो आमने सामने एक दूसरे को टक्कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। नवीन ठाकुर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किशोर उपाध्याय थोड़ी देर के लिए मेरे साथ जुड़े थे, किशोर साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय भट्ट आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।